हेलो दोस्तों, जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि सब कुछ खोने के बाद अरहान के सामने अचानक से एक दिन उसके पूर्वज की आत्मा फोटो से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर पहले तो यकीन नहीं करता अरहान, लेकिन बाद में उसे अपने पूर्वज से पता चलता है कि इनके अंदर बोनों का खून बह रहा है, जिसकी वजह से ये तलवार को निगलने की ताकत रखते हैं। अरहान सबसे पहले अपने इस ग्रेट फोर फादर की ही तलवार को निगलता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह का वक्त होता है। फाइनली सूरज की रोशनी घर के ऊपर गिर रही है। तब हमें घर के अंदर दिखाया जाता है अरहान को, जिसने पूरी तलवार को खा लिया होता है। ये सोच रहा होता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? कल रात जो कुछ हुआ वो सच था। मैंने उस तलवार को निगल लिया है, चबा लिया है। कल तो मुझे इतनी जलन महसूस हो रही थी, लेकिन अभी तो मेरे ऊपर एक भी जलन का मार्क भी नहीं है और मैं जिंदा भी हूँ। ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि वो यकीनन सपना तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो तलवार का ये बचा हुआ हैंडल का हिस्सा मेरे पास नहीं पड़ा होता। दोस्तों, अरहान यही सारी बातें सोच रहा होता है, तभी इसका पूर्वज लियम कारावान इसके सामने अचानक से आ जाता है और कहता है कि कम से कम अरहान की दिमागी शक्ति कमाल की है, उसके शरीर की तरह नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यही सारी बातें लियम बोल रहा होता है। अरहान, इतना कमजोर शरीर होने के बाद भी दर्द बर्दाश्त करने में तुम काफी अच्छे हो। तुम्हारे कई पूर्वज, तुम्हें पता है, ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, इसीलिए उनमें से कई ने तो गिव अप कर दिया और वो कभी ताकतवर नहीं बन पाए। लेकिन तुम में ये शक्ति कमाल की है। वैसे जबकि तुमने तलवार को निगल ही लिया है तो तुम्हें अब मेरी बातों पर यकीन होगा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जो भी कहानियां सुनाई हैं मेरे बारे में, कारावान फैमिली के पूर्वजों के बारे में, वो सारी सच है। ये बात तुम मानते हो ना? और हाँ, ये बात भी कि मैं तुम्हारा एक भ्रम नहीं हूँ। अब दोस्तों, तलवार निगलने के बाद अरहान को यकीन तो हो गई। तब वो अपने इस ग्रेट फोर फादर के सामने झुकता और कहता है कि मैं अपने वंश की शुरुआत करने वाले अपने ग्रेट 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 फोर फादर का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अरहान अपने पूर्वज के सामने झुक रहा होता है। तब लियम कहता है कि मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक मास्टर का हो, नोबल डिसेंडेंट। वैसे भी मैं एक टीचर ही तो हूँ। इसके अलावा मेरे सिखाए हुए सारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पर नहीं है। बस उनके साथ जो रह गई है वो है मेरी ताकत और मेरी सीख। अब ये सारी बातें सुनकर अचानक से अरहान को याद आता है कि उसने तो अपने इस ग्रेट ग्रेट दादाजी की तलवार को निगला है ना। तब वो सोच रहा होता है कि इसकी पावर तो मेरे अंदर नहीं आ गई। तब ये लियम से बोलता है कि आपने जैसा कि कल रात को मुझसे कहा था कि आपकी तलवार को निगलने के बाद आपकी सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे तो कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा। और मेरे फादर ने भी तो यही कहा था कि मैं अपने वंश को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपकी ताकत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अब लियम बोलता है कि यहाँ पर एक समस्या है। वैसे ये समस्या तुम्हारी नहीं मेरी है। इस पर हैरानी से अरहान कहता है कि वो किस परेशानी की बात कर रहे हैं। तब लियम बोलता है कि देखो, मेरा ओरिजिनल प्लान तो यही था कि मैं अपनी तलवार को तुम्हें खिला दूं, उसके बाद मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम एक स्वॉर्ड मास्टर के लेवल पर पहुंच जाओगे। पर ऐसा नहीं होगा। पर ऐसा लगता है कि एक के बाद एक वंश आगे बढ़ने की वजह से मेरा खून जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने की वजह से कमजोर पड़ गया है। हाँ, हमारे अंदर अभी भी तलवार को खाने की शक्ति तो जरूर है, लेकिन पावर को डाइजेस्ट करना, मेरी क्षमता को तुम तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर है। इस शरीर के साथ तुम मेरी शक्ति को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है कि तुम मेरी खाई हुई तलवार की ताकत को इस शरीर में इस्तेमाल कर पाओ। दोस्तों, ये तो साफ था कि अरहान अभी कमज़ोर है और अचानक से एक बहुत ही बड़ी ताकत को अपने अंदर समाना, उसे हासिल करने के बाद उसे इस्तेमाल करना अरहान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यही बात इसका ये ग्रेट दादाजी बता रहा होता है, जिस पर अरहान कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि मेरा शरीर अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हालांकि मैं निराश हूँ कि मैं आपकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आपने जो कुछ मुझे बताया है वो बिल्कुल सच है। हालांकि मेरे पास अभी भी एक रास्ता है जो कि आपने ही मुझे दिया है। ये सुनकर लियम हैरान हो जाता है कि अरहान किस रास्ते की बात कर रहा है। तब अरहान आगे बोलता है कि देखिए, मेरे पास अभी भी रास्ता है। जैसा कि आपने मुझसे कहा कि मैं इस करंट स्टेट में, यानी कि इस कमजोर शरीर के साथ आपकी इस ग्रेट पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन आगे चलकर ऐसा वक्त जरूर आएगा जब मैं इस ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। एक ना एक दिन मेरे अंदर वो क्षमता आ ही जाएगी जब मैं आपकी इस ग्रेट ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसका मतलब बस साफ है कि अब मुझे अपने लिए एक ऐसी तलवार की तलाश करनी होगी जिसे मैं इसी वक्त, यानी कि अपने इस कमजोर शरीर के साथ भी हैंडल कर पाऊं, जिसकी शक्तियों का मैं इस्तेमाल कर पाऊं। तो अरहान ने सही रास्ता चुन लिया है। इसके अंदर अपने दादाजी का ये ग्रेट पावर का सोर्स तो आ चुका है, लेकिन इसे ये अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन तब तक अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए अरहान को किसी कमजोर तलवार की जरूरत है जो इसे इस वक्त शक्ति प्रदान कर सके। अरहान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर एक पल के लिए तो लियम भी हैरान हो जाता है और कहता है कि
ग्रेट डिसेंडेंट, तुमने तो कमाल कर दिया। सचमुच तुमने कमाल का सुझाव दिया है। अब तुम मुझे बस एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर बेकार हथियारों को फेंका जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि लियम ने कहा, यहाँ से हमें सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक जंक यार्ड का सीन जहाँ पर वाड़े को फेंका जाता है। यहाँ पर बहुत ही गंदगी होती है। अरहान इसे एक बेकार सी पुरानी सी जगह पर ले आता है, जिसे देखकर लियम भी हैरान हो जाता है कि हाँ, इतनी गंदगी काला जादू करने वालों के लिए तो ये जगह बिल्कुल ही ठीक है। जिस पर अरहान बताता है कि हाँ, पूरे स्लम से सारा कूड़ा यहीं पर आता है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी, बेकार चीजें, जंग लगी हुई चीजें, इसके अलावा कुछ ऐसे हथियार भी मिल सकते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ही बताइए कौन सा ऐसा हथियार होगा जो इस वक्त मेरे लिए ठीक होगा। लियम इस जगह को देखकर सोच में पड़ जाता है और अरहान को बताता है कि तुम्हें पता है, जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था और जब मैंने तलवार को खाना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने मरे हुए सोल्जर्स की तलवारों को खाया था। वो ऐसी जगह थी जहाँ से हर तरफ से खून की बदबू आ रही थी। हर तरफ खून जमा था। युद्ध का वो क्षेत्र था। सैनिक नीचे गिरे हुए पड़े थे, उनके आसपास तलवारें पड़ी थी, उनके वेपन्स, उनमें से कुछ बेकार थे, कुछ खून से सने थे, कुछ धूल से भरे थे, कुल्हाड़ियाँ भी थी। वहीं से मैंने एक एक करके चीज़ें उठाई और उन्हें खाया। इस तरह से मैं काफ़ी स्ट्रांग हुआ था और किसी तरह से मैं सरवाइव कर पाया था। और आज इस जगह को देखकर बिल्कुल मुझे उसी जगह की याद आ रही है। उन दिनों जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जीने की दौड़ लगी हुई थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। एक दूसरे पर हमला हो जाता। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी हार जाते और कुछ लाइफ में आगे बढ़ जाते थे। सचमुच उन दिनों तो जीना भी एक युद्ध से कम नहीं था। अब तुम्हें पता है, मेरे आंखों के सामने ही कितने लोगों ने अपना दम तोड़ा था। एक अनइनवाइटेबल मौत जो कभी भी किसी को मिल जाती थी। इसके अलावा कुछ लोग बचते थे जो आगे चलकर ज़िंदगी में सुनहरा कुछ कर पाते थे, जिनकी ज़िंदगी चमकती थी। बस यही सब मैं देखते हुए बड़ा हुआ। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बिखरी हुई हैं। उनमें से बस एक रोशनी की मुझे तलाश है और वो मुझे मिल चुकी है। अब दोस्तों, लियम एक जगह की तरफ इशारा करता है जहाँ पर हमें लाइट दिखाई जाती है। बेसिकली एक वेपन दिखाया जाता है जिसकी तरफ इशारा करते हुए लियम कहता है कि मुझे मिल गई है वो तलवार जिसे तुम्हें खाना है। दोस्तों, हमें एक बेटन दिखाई जाती है जिसे लियम खाने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि यही है तुम्हारा दूसरा हथियार जिसे तुम्हें निगलना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक हथियार के साथ उसके पुराने मालिक की कहानी जुड़ी है। अब ये बेटन किसकी है, आदमी की है या फिर औरत की, ये भी देखने वाली बात है। और उसके साथ क्या हुआ, वो किस तरह से मरा और इस बेटन को यहाँ पर किस तरह से पहुंचाया गया, हो सकता है कि इस बारे में भी दिखाया जाए। अब दोस्तों, यहाँ से 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। काफी रात हो चुकी है। कई सारे बंदों की आवाजें में सुनाई देती है। वो बोल रहे होते हैं कि हमने सुना है कि ये जगह तो खाली पड़ी है, यहाँ पर आसपास कोई नहीं है। क्या भूतिया जगह है, देखो आसपास में एक भी गांव वाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अरहान के गांव को ही दिखाया जा रहा है जो पूरी तरह से खाली पड़ा है। उसके बाद इसके महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे घुस आए हैं और बोल रहे होते हैं कि देखो इस बड़े से मेंशन को, यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहीं यहाँ पर युद्ध के किसी तरह से एक्सपेरिमेंट तो नहीं चल रहे। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अगर ऐसा होता तो हम जब यहाँ पर घुसे ना तभी हमें कोई मार देता। दोस्तों, 4-5 गुंडे टाइप के बंदे हमें दिखाए जाता है जो जबरदस्ती इस महल के अंदर घुस आए हैं, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से खाली पड़ी है। आसपास कोई गांव वाला तो रहता नहीं है, सिर्फ अकेला अरहान इस जगह की देखभाल करता है। ये गुंडे आसानी से इस जगह के अंदर घुस आए। उसके बाद इस जगह को अपना समझ रहे हैं, मतलब कि इसके मालिक बनकर बैठ चुके हैं। एक मोटा सा बंदा कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है कि इतने दिनों बाद हमें एक कमाल की जगह मिली है, क्या बात है, चलो अब तो हमें कुछ अच्छा हासिल हुआ। तभी एक और गुंडा जो आसपास की चीजों को चेक कर रहा होता है, वो एक अलमारी के ड्रॉर को खोलता है और कहता है कि देखो इसमें तो लड़की के कपड़े हैं। लड़की के कपड़ों की बात सुनकर ये सारे गुंडे खुशी से नाचने लगते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की भी है। जिस पर वो बंदा आगे बोलता है कि हाँ, ये किसी औरत के कपड़े हैं और इनके अंदर से तो खुशबू भी आ रही है, लगता है इन्हें किसी ने साफ करके रखा है। तब कुर्सी पर बैठा टकला बंदा बोलता है कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर हमें किसी और ही चीज का मजा मिल जाए। दोस्तों, ये लोग तो जबरदस्ती अरहान के इस घर में डेरा डालकर बैठ चुके हैं और कपड़ों को भी छू रहे होते हैं। आपस में ये कपड़ों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें सूंघने के लिए। सचमुच बहुत ही घटिया बंदे हैं। तभी अरहान पीछे से चलते हुए आता है और कहता है कि रुको, उन कपड़ों को वहीं पर रख दो। मेरी मोम को इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। वो सारी चीजों को साफ तरीके से रखना चाहती थी, इसीलिए उनके कपड़ों को चुपचाप से आराम से रख दो। चलो बात करते हैं। अपने सामने अरहान को देखकर ये सारे गुंडे हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या है, एक छोटा सा बच्चा ये यहाँ पर है, लगता है इस जगह के ओनर का बेटा है। हमने तो सोचा कि कोई औरत होगी। हाँ, सारा मजाक खराब कर दिया। जिस पर अरहान कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो सकता है कि तुम खाने के लिए आए हो या फिर कोई रहने की जगह ढूंढ रहे हो। अगर इन दोनों में से कोई भी बात, अगर तुम खाना चाहते हो या फिर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मेहमान मान सकता हूँ, वरना बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब टकला बंदा बोलता है कि
ए क्या बकवास कर रहा है बे? तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुझे लगता है कि हम मेहमान हैं? हाँ, तू अगर यहाँ पर था तो चुपचाप अंदर घुसकर बैठा रहता। यहाँ पर हमारे सामने क्यों आया? लगता है तुझे तो मरने की काफी जल्दी है। अभी हम देखते हैं कि ये टकला बंदा अचानक से अरहान के ऊपर मारने के लिए बढ़ता है, उसे काट डालने वाला होता है, जिस पर अरहान को ये देखते ही गुस्सा आ जाता है। अगले ही पल यहाँ पर पहली बार हमें अरहान की शक्ति दिखाई जाती है, क्योंकि इसने एक बेटन को चुन लिया था ना खाने के लिए। तब हम देखते हैं कि अरहान एक बेटन से इस टकले बंदे के पेट में जोर से वार करता है, उसे आराम पार कर देता है और कहता है कि लगता है तुम लोग घुसपैठी हो, मेहमान नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और इस तरह से दोस्तों अरहान के स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत होती है। उसने पहली बार किसी गुंडे पर वार करके उसे मारा है जो अचानक से इसके घर में घुस आए थे। लेकिन क्या अरहान इन सबको मार पाएगा? और अरहान ने जो पेटन कबाड़े से उठाई थी वो किसकी है? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के प्रेस मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, वीडियो को हाइप करना मत भूलिए।